हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टारबक क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपीटीजीडी पीजीडी केमिस्ट्री के जो बैच चल रहा है, इसमें हम आज ईथर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। अब हम नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये किया है कि हर एक टॉपिक के बाद, अब चैप्टर नहीं, हर एक टॉपिक के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी एकदम साथ साथ हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जो चैप्टर मैं कराता हूँ उसके एक एक पॉइंट को कवर करके मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में आता है कभी, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और जो लोग कमेंट उसमें लाइव में जुड़ चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। जो ऐप से जुड़े हुए हैं वो सभी, जो लाइव जुड़े हुए हैं टीचमेंट के थ्रू, वो भी अपने जो भी क्वेश्चंस क्वायरीज होंगे वो सब कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं ईथर और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो, बेसिक से चलेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके प्रिपरेशन टू केमिकल रिएक्शंस तक। यही हम इसी मेथड से हम चलेंगे। सो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफाइंड एज ईथर। ये कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में ईथर को किस मुख्य विशेषता से परिभाषित किया जाता है। एक तरह से ये पूछ रहे हैं कुल मिला के कि ईथर की पहचान क्या है। एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एंड एन एल्किल ग्रुप। ये कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम जो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये एल्कोहल है, ना कि ईथर। ये आपको पता लग गया होगा। सेकेंड है, एक कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम, ये जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। और फिर कार्बोनिल ग्रुप से बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही है, पूरा उसमें हम डिटेल में पढ़े थे। थर्ड आ रहा है एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू एल्किल और एरिल ग्रुप। ये कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम है जो या तो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या फिर दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या फिर एक एल्किल और एक एरिल, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड ही एल्किल ग्रुप होते हैं, या फिर दोनों एरिल ग्रुप होते हैं, या फिर एक एरिल और एक एल्किल ग्रुप होता है, जैसे कि एनिसॉल्ट। ओके, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, अ नाइट्रोजन बॉन्डेड टू थ्री एल्किल ग्रुप। एक नाइट्रोजन जो तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। भाई, अगर नाइट्रोजन तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसे 3 डिग्री अमाइंस कहते हैं, ना कि ईथर। तो ये सभी आपकी पहचान है। तो इसमें से कौन सा हुआ? सी। ईथर कौन सा हुआ? सी। बाकी इसी तरह क्वेश्चन अगर कार्बोनिल में या किसी और में आ जाए, तो आप इसे इजिली कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? ये आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड था, तो आई थिंक आपका हो गया होगा। ठीक है, तो इजी भी है, अच्छा भी है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन आईपीएससी नोमेनक्लेचर, हाउ इज द स्मॉलर एल्किल ग्रुप टिपिकली नेम्ड। ये कहना है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जो छोटे वाला ग्रुप है, इसे हम किस तरह से बनाते हैं। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3O CH3 है। तो इसमें तो दोनों बराबर है, इसमें तो कोई चीज नहीं। इसमें एक में आएगा मेथॉक्सी, और दूसरे को हम एज ए एल्केन नाम करेंगे तो मेथेन। ये हो गया। तो इसमें एक ग्रुप ऑक्सी के साथ आता है जो रिप्रेजेंट करता है ईथर वाली चीज को, तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया। अब बात आती है कि अगर इसमें से एक ग्रुप छोटा है, मान लो एक ग्रुप मिथाइल है, दूसरा बड़ा है C2H5, तो इसमें से कौन सा तो मेथॉक्सी जाएगा और कौन सा इथेन मतलब एल्केन में जाएगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या हम इसे एथोक्सी मेथेन लिखें, या फिर इसे मेथोक्सी एथेन लिखें, कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो फिर ध्यान दो, जो छोटे वाला ग्रुप होता है वो ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट में जाता है, जो भी छोटा ग्रुप होगा, चाहे अगर C2H5 है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और इससे बड़ा ग्रुप अगर C3H7 लगा है, तो इस बार जो C2H5 है जो छोटा है, यानी एथोक्सी बनेगा, और उसके साथ प्रोपेन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोपेन ऑक्सी और एथेन बनाओ, नहीं, छोटे वाला ऑक्सी के साथ जाएगा, तो एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट रहता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर एज एन एल्कोक्सी सब्सटेंट। तो छोटा एल्किल ग्रुप जो आएगा, स्मॉलर एल्किल ग्रुप, वो कैसे आएगा? एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से हम जो नाम बनाएंगे वो मेथॉक्सी एथेन सही है, एथॉक्सी मीथेन गलत है। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कह रहे हैं जब एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, एट व्हाट टेम्परेचर इज ईथर प्राइमरली प्रोड्यूस इन द मेन प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं तो फिर कितना टेम्परेचर चाहिए ताकि ईथर एक मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद के रूप में हमें मिले। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो आप कर रहे हो, हमें पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मान लो C2H5OH है, और इसका हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये कह रहे हैं इससे दो चीजें बनती है। दो चीजों में ये बता रहा है कि एक तो बनेगा इसमें एथीन, मैं आपको बता देता हूँ, एक बनेगा एथीन और दूसरा बनेगा हमारा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। तो ये कह रहे हैं इसके लिए ईथर अगर मेन प्रोडक्ट चाहिए आपको, ईथर ऐसे मेन चाहिए, तो टेम्परेचर कितना होगा?
ये इसने पूछा है। तो इसके लिए ध्यान दो फ्रेंड्स, बहुत कम डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। तो अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको टेम्परेचर चाहिए 413 केल्विन, और अगर आपको एथिन बनाना है तो आपको बनेगा 443 केल्विन, 443 केल्विन, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ अभी गलती बाय मिस्टेक, तो 413 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 443 से क्या बनता है, इथिन बनता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो C2H5OH पूरी रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस C2H5OH इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के साथ अगर 443 है केल्विन है तो ये क्या होगा, ये एथीन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H4, ठीक है। और अगर H2SO4 के साथ केवल थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, 413 पर रुका हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, C2H5O C2H5 ये बन जाए, ठीक है। तो दिस इज द मेन रिएक्शन, ओके, क्लियर हुआ। तो पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस, विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू यील्ड एन ईथर। देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था, विलियमसन सिंथेसिस केवल दो ही मेथड प्रिपरेशन के आपके पास है, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा विलियमसन थीसिस। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब इसी से हमारा क्या बनता है, इसी रिएक्शन से हमारा ईथर बनता है। तो कहते हैं ईथर तो बनता है, लेकिन इसके लिए जो एल्किल हैलाइड चाहिए वो कौन सा चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान दो, इसमें मैंने एक्सेप्शनल में बताया था कि इसमें अगर आपको एल्किल हैलाइड चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, दैट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करेंगे और उसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड कोई सा भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी सोडियम एल्कोक्साइड लेके आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ईथर बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो विलियमसन सिंथेसिस में मिस्टेक मत करना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब किसी का है ये भी, विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन द विलियमसन सिंथेसिस प्राइमरीली यील्ड्स एन एल्किन ड्यू टू स्टेरिक हिमनेस। ये कह रहे हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा एल्किल हैलाइड ऐसा है, कौन सा एल्किल हैलाइड ऐसा है जो त्रिविम बाधा के कारण एल्किन बनाते हैं। अब देखो त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं अगर शॉर्ट में बताऊं ना, एक तरह से भीड़ भाड़ होती है कि एक मॉलिक्यूल के आसपास, एक एटम के आसपास कितनी भीड़ है, कितनी क्राउडिंग है, जिस पे कोई चीज अटैक करने के लिए आ रही है उसके आसपास कितनी क्राउडिंग है, उसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, सिंपल वर्ड में, ठीक है। मान लो एक कोई सेलिब्रिटी है, वो कहीं बीच में हो, चारों तरफ से पब्लिक है, अब आपको उसे अप्रोच करना है, आपको सेलिब्रिटी तक जाना है ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो वो जो आसपास की चीजें है, इंटू द केमिस्ट्री हम उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें हमें वहां तक जानी नहीं दे रही, ठीक है, क्लियर। उसमें बॉडीगार्ड भी हो सकते हैं, जो फालतू के पीपल्स हैं, सेल्फी वाले, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो वो सब क्या है? तो इसमें कौन से होती है, इसमें होती है टर्शियरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स का ये ध्यान रखिएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स सोडियम एल्पोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ईथर नहीं बनाते, सोडियम एल्पोक्साइड के साथ ईथर नहीं बनाते, एथीन बनाते हैं या फिर एल्कीन बनाते हैं। जो भी आपके पास एल्किल होगा उसके अकॉर्डिंग एल्कीन बनाते, ठीक है, क्लियर हुआ। ईथर नहीं बनाते, सो इट इज एन एक्सेप्शन टू द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस का एक्सेप्शनल हो जाता, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो 3 डिग्री वालों के साथ आपको एल्कीन मिलेगा और 1 डिग्री वालों के साथ आपको ईथर मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है की जगह जब, ठीक है। अब चलो करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं इस रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, लिख के दे रहा हूँ, और आप इसे कंप्लीट कीजिए अपने पास आराम से, कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं कौन से लिख के दे रहा हूँ, विलियमसन सिंथेसिस। तो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, मान लो C2H5Cl है, इसके साथ हमने क्या लगाया, एल्कोक्साइड लगाया। एल्कोक्साइड कौन सा वाला है हमारे पास, ये वाला है, CH3CH2ONA, ये है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करना है और बताना है क्या बनेगा, ओके। अब इसमें खुद देखना कि वो 1 डिग्री है एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री है, सोडियम एल्कोक्साइड कैसा है वो आपको देखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस, अब की बात 3 डिग्री हमारे पास है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री है, और इसके साथ प्राइमरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तब क्या बनेगा, तीसरी रिएक्शन। अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाए और 1 डिग्री या 2 डिग्री हमारे पास सोडियम एथोक्साइड आ जाए, ठीक है,
तो हमारे पास क्या बनेगा। ये 3 रिएक्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया और उसमें कोई मिस्टेक नहीं, तो समझ लेना विलियमसन सिंथेसिस को आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उठा के रख देना विलियमसन सिंथेसिस को एक तरफ, ये भाई हमारे से हो गया, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अच्छा सा इसे स्क्रीनशॉट लो और कॉपी पेन लेके बैठे हो तो छाप दो फटाफट। तो विलियमसन सिंथेसिस में ये 3 केस अगर आपने पकड़ लिए कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा होगा, तो समझ लो ये रिएक्शन दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता लग गया, क्लियर है। चले आगे, चलेगा भाई, जल्दी से बताओ। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इथल आर डिस्क्राइब्ड एज द बीइंग प्लीजेंट स्मेलिंग। ये कहना है कि जो ईथल है उन्हें ये कहा जाता है कि वो बहुत ही सुगंधित होते हैं, ठीक। व्हाट इज द जनरल अपीयरेंस रिगार्डिंग कलर, उनकी कलर के रिगार्डिंग क्या अपीयरेंस रहती है। अब ये तो आप बता दो भाई, इनका कलर कैसा होता है। स्वीट स्मेलिंग तो होते हैं या प्लीजेंट स्मेलिंग कह दो, ठीक है, लेकिन इनका कलर कैसा होता है ये आप बताओ। स्वीट स्मेलिंग प्लस डैश कलर। एक्चुअली ना एक नॉइस आ रही थी पीछे से, तो वो डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे भी खुद डिस्टर्ब करती है। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ईथर्स आर डिस्क्राइब्ड एज द बीइंग प्लीजेंट स्मेलिंग, कि जो ईथर है वो प्लीजेंट स्मेलिंग तो कहलाते हैं। अब इनकी जो कलर है वो बताओ। तो कलर है कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। जनरली अल्कोहल, ईथर, ये सब कलरलेस ही है, ठीक है। इनके जो बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कलर आता है, जनरली अदरवाइज ही कलरलेस है, ठीक है। जो बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके उनमें कलर आता है। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फिजिकल प्रॉपर्टी का हो गया। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ईथर आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहा है ईथर जो है पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। अब बीच में ऑक्सीजन है, नेगेटिविटी लेके बैठा है, तो दोनों साइड कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी डेवलप करेगा, ठीक है। सो ईथर आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते। एंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल से कम होता है। सो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर देयर लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने का प्राइमरी रीजन क्या है। अब अगर मैं ये बात करूँ ना, तो ये देखो, आप टीजीटी में तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एलटी के में क्वेश्चन आ जाए तो आपको डीपली इसको एक्सप्लोर करके आना पड़ेगा, और आंसर सिर्फ एक लाइन का है। अब उसे एक्सप्लोर कैसे करोगे, बाय द एग्जांपल्स, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रीजन याद है, पता होना चाहिए रीजन क्या है। तो बात करते हैं ईथर और एल्कोहल के कंपैरिजन की। मैंने कल भी, मतलब परसों जब वीडियो आई थी इसकी या क्लास हुई थी, तब भी किया था। तो अल्कोहल वर्सेस ईथर में खास बात यही थी कि अगर मैं मान लो C2H5OH को लूँ और इसी का ईथर बनाऊं CH3OCH3, तो इसमें अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसको 118 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इसकी बात करते ये 38 के आसपास ही था। तो इतना डिफरेंस क्यों, ये बॉइलिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट, इतना डिफरेंस क्यों। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, अल्कोहल बनाते हैं। C2H5OH है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, किससे, दूसरे मॉलिक्यूल से, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और एक और, चलो ये तो दूसरे मॉलिक्यूल से बना, सेम चीज ये वाटर के साथ भी करती है। वाटर के साथ भी क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दैट्स व्हाई इट इज सोल्युबल इन वाटर। बट ईथर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ईथर के पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पोलैरिटी का हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब तो वो इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डिस्पाइट बीइंग पोलर, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईथर इन द वाटर। ध्रुवीय होने के बावजूद पानी में ईथर की विलाऊपन की विशेषता क्या है। हाईली soluble in water, moderately soluble in water, insoluble in water, soluble in hot water only। ये कह रहे हैं कि ध्रुवीय होने के बाद भी ये अगर पानी में घुले तो कैसी टेंडेंसी रखेंगे, पानी में बिलाव होने की क्या टेंडेंसी है। हाईली soluble, बहुत ज्यादा घुलेगी, पानी में अत्यधिक घुलनशील। मॉडरेटली soluble, पानी में मध्यम घुलनशील। इनसोल्यूबल, पानी में अघुलनशील या केवल गर्म पानी में घुलनशील। तो ये होता है पानी में इनसोल्यूबल। ध्यान देना, अगर H बॉन्ड नहीं बना रहे ना तो पानी में घुलने ही नहीं, ठीक है। तो ये कैटेगरी खत्म ही हो गई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एन ईथर मॉलिक्यूल। एक ईथर मॉलिक्यूल में
ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब ये पता भी होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। कैसा होता है? sp3। बीच में ऑक्सीजन, इधर एक लोन पेयर, इधर एक एल्किल ग्रुप, पीछे की ओर एक एल्किल ग्रुप और एक लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, लोन पेयर एंड द लोन पेयर। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाए तो ये कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं, ये होगी ज्योमेट्री। ठीक है, और है क्या ये? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं अगर बात करूं अल्कोहल की, अगर आप बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में भी वही सेम ही होता है क्योंकि बस एल्किल की जगह वहां हाइड्रोजन होता है। तो अल्कोहल में भी क्या होता है? sp3 हाइब्रिड होता है। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और अगर शेप की बात करोगे तो शेप में क्या होगा? हमें लॉन पेयर को इग्नोर करना पड़ता है। तो जनरली इनकी शेप जो आती है वो आती है वी शेप और बेंट। वी शेप या फिर बेंट आप इन्हें कह सकते हैं। बेंट ड्यू टू द लॉन पेयर, लॉन पेयर के कारण बेंट हो जाती है। ये है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द टिपिकल शेप अराउंड द ऑक्सीजन एटम इन एन ईथर मॉलिक्यूल? ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर का सामान्य आकार क्या होता है? ये तो अभी बताया मैंने, जल्दी से बताओ। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, वी शेप या टेट्राहेड्रल? आकार बताना, शेप बतानी है, नॉट द ज्योमेट्री, शेप बतानी है। शेप इज द वी शेप। शेप क्या है? वी शेप। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी है? अरे भैया बात तो बताओ, ये चीजें भी तो बता दिया करो कि सर पॉइंटर की शो नहीं हो रहा आज। टेट्रा किसने लिखा और क्यों लिखा? टेट्रा नहीं है दी, वी शेप। शेप अलग होती है, ज्योमेट्री अलग होती है। ज्योमेट्री में हम लॉन पेयर भी कंसिडर करते हैं और शेप में सिर्फ लॉन पेयर को हटा के जो हमें दिखते हैं एटम्स, उसके अकॉर्डिंग क्या शेप आएगी वो। ओके, इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11। When the ether with the two different alkyl group react with HX, which mechanism result in the formation of primary halide? Important क्वेश्चन है। अब ये मैकेनिज्म पूछ रहा है। यही चीजें मैं आपको कहता भी हूँ कि हर तरीके की चीजें आती हैं। पिछले जो क्वेश्चंस थे प्रिपरेशन में आए, फिर उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थोड़ी सी, और अभी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गए कि एक ईथर है जिसपे दो अलग अलग एल्किल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन एक हाइड्रोजन हैलाइड से कराने हैं, HX से कराने हैं। तो ये कह रहा है किस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइमरी हैलाइड बनेगा? बता, तो इसने सब कुछ दिया, कौन है जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, मैकेनिज्म पूछा हुआ है। सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, ये आपको बताना है। रिएक्शन देख लो, CH3O C2H5 प्लस HX। ठीक है, ये दो अलग अलग एल्किल वाला ईथर है, इधर अलग है इधर अलग है, अलग अलग बात है। अब ये टूटेगा, टूटने के बाद एक तो बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा हैलाइड्स, प्राइमरी हैलाइड्स। मतलब कि प्राइमरी हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी हेलो एल्केन्स वो बनाएगा। तो बस ये बताना है आपको कि किसके साथ बनेगा और ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो आपको ये बताना है। तो फ्रेंड ध्यान दो, मैकेनिज्म तो है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर SN2C। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म है। अब ये टूटेगा कैसे, ये ध्यान दो, इसमें से ये यहां से टूटेगा, बड़े पार्ट के साथ ऑक्सीजन जाएगी, C2H5OH बनेगा, और छोटे पार्ट के साथ जो हमारा हेलोजन है वो जाएगा, दैट इज X। ये Cl वगैरह तो वो बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये रिएक्शन होती है किससे? SN2 मैकेनिज्म से, SN2 क्रियाविधि से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर इतनी इजी रिएक्शंस होती तो फिर तो कोई भी कर लेता। ऐसे तो रिएक्शन देते नहीं एग्जामिनर, एग्जामिनर देता है ऐसी रिएक्शन। अब देखो और बताओ, OCH3 प्लस HI। अब बताना जरा क्या बनेगा, अब बोलो।
अब की बार क्या है बताओ, 3 डिग्री ईथर है ना? ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बताओ क्या बनेगा? ऊपर वाले में तो सिंपल सिंपल सा था, नीचे वाले में ये है। अब बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। क्या अब की बार बड़े वाला अल्कोहल बनेगा? नहीं, अब की बार बड़े वाला अल्कोहल नहीं बनेगा, अब की बार छोटे वाले अल्कोहल बनेगा। तो 3 डिग्री के केस में बात जो हो गई उल्टी हो गई। CH3OH बनेगा प्लस टर्शियरी वाला CH3C CH3 और I बनेगा। ठीक है, यानी कि जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका आप एल्को बनाओगे और जो हमारा 3 डिग्री वाला होगा उसका आप एल्किल हैलाइड बना दोगे। ठीक है, ये आप याद रखना। और अब की बार ये जो रिएक्शन हो रही है ये SN1 से हो रही है। ठीक है, ये वाली SN2 से है, ये वाली SN1 से है। तो ये एक्सेप्शनल है चीजें, यही केमिस्ट्री है जो हमसे नहीं होती। एग्जामिनर देता कुछ है, हम पढ़ के कुछ जाते हैं और भूल जाते हैं वहां जाके क्या हो रहा है। तो एक्सेप्शनल को कैसे भी याद रखो, बस याद रखो। ठीक है, अब याद कैसे हो सकती है? अपने पास फ्लो चार्ट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। और जैसे मैंने यहाँ पे CH3 वगैरह मैं लिखता हूँ, आप इनके मॉलिक्यूल्स बदल के ट्राई करो। ठीक है, मैंने HX लिखा, आप HCl लिखो, HBr लिखो, एक दो बार लिखो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, कंफर्म। चले आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आता है 12। डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ ईथर टेक प्लेस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन। ये कह रहे हैं डायरेक्ट हेलोजनेशन कराना है ईथर का, यानी ROR पर ये कह रहा है डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दो, X2 की रिएक्शन करा दो। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है ये बताना है। मान लो CH3O CH3 है और इस पर हमने ब्रोमीन की ही रिएक्शन करा दी, तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ये रिएक्शन होती है डार्क में, ध्यान देना। इसमें होती है अंधेरे में, डार्क में। ओके, तो इसका मतलब है ईथर हेलोजनेशन ना बिना सनलाइट के प्रेजेंस के भी कर लेते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी कर लेते हैं। जब डार्क में होनी है तो मतलब टेम्परेचर का तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डार्क में भी कर लेते हैं। अब करते क्या है, कर तो ली रिएक्शन, करते क्या है? कुछ नहीं करते, ना कुछ तोड़ते ना कुछ जोड़ते, बस एक हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह जुड़ जाते हैं। तो ये बनेगा CH2Br O CH3 एज इट इज। चाहे किधर भी जोड़ लो, जुड़ेगा एक एक बार में। क्या निकल जाएगा? HBr। भाई 2 Br थे, एक जुड़ गया, एक हाइड्रोजन वहां से हटाया वो चला गया, HBr निकल गया और वो जुड़ गया। अब मान लो इसी में ज्यादा आ जाए तो क्या हुआ, ये बताओ अगली रिएक्शन में। When an excess amount of halogens react with ether, under what condition does the reaction occurs? ये कह रहे हैं अब की बार सेम चीज है। मान लो C2H5 है, O है, C2H5 है, ये हमारा डाइथाइल ईथर है और इसके साथ हमने Br2 की रिएक्शन कराई, 10Br2। और इस समय क्या हो रहा है, अब की बार कुछ हमें कंडीशन चाहिए। तो क्या इस बार भी डार्क में होगी रिएक्शन, या प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा, क्षार चाहिएगा एक स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्य की उपस्थिति चाहिएगी, या एट वेरी लो टेम्परेचर, ये बहुत कम तापमान पे होगी, ये बताना है। पिछली वाली रिएक्शन में Br कम था, इस बार Br पूरा एक्सेस में है, जितना हो सके उतना है। तो अब की बार कंडीशन क्या लिखे ये हमें बताना है। तो इस बार कंडीशन क्या लेंगे? इन टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी ये? सनलाइट की प्रेजेंस में होगा क्या, जितने भी हाइड्रोजन है सबको हटा देगा, खुद से जुड़ जाएगा। C2Br5 O C2Br5 ये बनेगा, इसे हम कहेंगे पर ब्रोमो डाई इथाइल ईथर। ओके, पर ब्रोमो डाई इथाइल ईथर। क्लियर हुआ? तो चीजें समझ में आ गई होगी। तो हमने देखो एक ही रिएक्शन का ना एक एक पार्ट जो है, एक एक चीज जो है उसकी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रख दी। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 को देखना। अब आती है एनिसोल्स की रिएक्शन। इन द एनिसोल व्हाट इज द डायरेक्टिंग नेचर ऑफ OR ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? भाई ये कहने जो एनिसोल होता है और एनिसोल के ऊपर क्या होता है, जनरली OCH3 होता है। इसको हम OR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ही है। ये कहने जो ये OCH3 होता है, इसका डायरेक्टिंग नेचर कैसा होता है फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने के लिए आया, तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे जोड़ देगा? कौन सी पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देगा, ये हमें बताना है।
तो आप ध्यान दो, ये जो एनिसोल होता है, इसमें जो ये OCH3 है, सारी कहानी इसी की है। ये जो होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप उनको कहते हैं जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। डीएक्टिवेटिंग उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं बेंजीन से, उन्हें डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। तो जनरली जो OCH3 होता है, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ एक बार फिर से। जो ये OCH3 होता है, इसके ऊपर होता है दो लोन पेयर। दो लोन पेयर, ये क्या करता है, लोन पेयर यहाँ दे देता है, फिर जो डबल बॉन्ड का है वो उठ के यहाँ जाता है। तो कुल मिला के इसने क्या करा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड के साथ खुद से पॉजिटिव हो गया और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। अब कौन सी पोजीशन पे करी है, तो ऑर्थो पोजीशन पे। तो एक तो करता है ऑर्थो पोजीशन पे, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे ये यहाँ और ये यहाँ, तो अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप ये देखोगे कि पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इस बार। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे, ठीक है, पैरा पोजीशन पे। तो हमें ये पता लगता है जो एनिसोल में OCH3 है, O के साथ CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, कुछ ही आ जाए, ऑक्सीजन अगर है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, एक बात। और दूसरा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब मैंने अभी बताया कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जनरली जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है सारे के सारे एक्टिवेटिंग है, जो मेटा डायरेक्टिव है वो डीएक्टिवेटिंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्वेंट। ये कह रहे हैं एनिसोल का ब्रोमिनेशन होता है, यानी एनिसोल के ऊपर भी आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा सकते हो, ब्रोमीन की रिएक्शन करा सकते हो, कुछ तो बनेगा ही, जो भी बनेगा खैर। तो जो बनेगा उसके लिए आप कौन सा, मतलब उसमें कौन सा आप विलायक यूज करोगे, सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे, वाटर और एल्कोहल, जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कैसे है पोलर और ये सब स्पैन जो है एनिसोल पोलर का काम करता नहीं। एथेनिक एसिड और CH2, एसीटोन और बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ यूज होता है एथेनिक एसिड और CH2। याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि रिएजेंट के बेस पर भी चीजें आ सकती है। तो क्या यूज होता है, एथेनिक एसिड और CH2। अब इस समय क्या होता है फिर कि OCH3 क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो एक Br तो यहाँ लगता है ऑर्थो पोजिशन पे और एक Br लगता है पैरा पोजिशन पे। इस तरह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा, और इनके नाम क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो है तो ऑर्थो और पैरा है तो पैरा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल, समझ गए, ये हो जाए। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एथेनोइक एसिड और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, और क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। और पहला जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये भी चीजें याद रखना। सो इसका बन रहेगा आंसर था बी, और बाकी रिएक्शन मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 16 पर, इनटू द फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल वेयर द वेयर आर द एल्किल और एल्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड। ये कह रहे हैं जब हम एनिसोल की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है बताओ, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज होती है, एक एल्किलेशन और एक एजाइलेशन। ठीक है, एसिलेशन और एल्किलेशन। तो मान लो एल्किलेशन करा रहे हैं, CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं, तो ये कह रहे हैं इसमें जो ये CH3 है, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे जाएगा, इसमें बेंजीन रिंग पे कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, या ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा। हमें पता लगा अभी OCH3 जो है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। अब चाहे कुछ भी आ जाए जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पे ही। ठीक है, क्लियर हुआ। तो OCH3 ऑर्थो एंड पैरा है, तो चाहे उसके साथ कुछ भी जुड़ने के लिए अगर आ रहा है, तो उसको वो कहाँ भेजेगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इस रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगा OCH3 और यहाँ पर CH3 और प्लस इसमें पैरा वाला भी बनेगा ना, तो पैरा वाले में OCH3 और नीचे CH3। अब मुझे बताओ इनका नाम क्या है, इनका नाम बताना, आईपीएससी नेम बताना है, आईपीएससी नेम लिखो फटाफट से।
बोलो बोलो। ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा वाला है, ये तो चीजें क्लियर है। नाम क्या है? इनके जो नाम है, कर दूं रिवील? चलो, हम कर रहे हैं नेम रिवील। तो क्लैपिंग के साथ सुनो। इनका जो नाम है, फर्स्ट वाले का यानी ऑर्थो वाले का नाम है मेथोक्सीटोलुइन। ऑर्थोमेथोक्सीटोलुइन। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, हम तो मिथाइल ऑर्थोमिथाइल बना देते, ऑर्थोमिथाइल एनिसोन। गलत। ये बनेगा मेथोक्सीटोलुइन। वाई? ध्यान दो भाई, जो CH3 सब्सटीट्यूएंट होता है, इसकी प्रेफरेंस ऑक्सी सब्सटीट्यूएंट, ऑक्सी एल्किल ग्रुप या एल्कोक्सी ग्रुप से ज्यादा होती है। तो ये हमारा इससे प्रीफर होता है। इसलिए जो नेम बनेगा मेन, वो OCH3 वाले से, सॉरी CH3 वाले से बनेगा, ना कि OCH3 से। OH3 विल बी ए सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए इसका नाम क्या बना? बेंजीन के ऊपर CH3, दैट इज टोलुइन, और ये जो OCH3 है, ये आ गया मेथोक्सी। तो इस तरह से मेथोक्सीटोलुइन बना, और ये पैरा मेथोक्सीटोलुइन बनेगा। बात एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो ये गलती मत करना, अगर CH3 वगैरह लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है खाली बेंजीन के ऊपर, उसके साथ OCH3 लगा हुआ है, तो आप OCH3 को प्रेफरेंस नहीं देंगे, जो सिंपल एल्किल ग्रुप होगा उसे प्रेफरेंस देंगे। पॉइंट क्लियर? इतने सारे रूल याद ही नहीं रहते, भूल जाते हैं बार बार। तो एक बार मेरे कहने से आप इनको लिखकर एक बार रख लीजिए, एक दो बार लिख कर रख लो, फिर सब चीज याद रहेगी। ठीक है? इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक बार एक काम करना, खुद करना। मैं ब्लैंक भेज दूंगा और खुद करना, फिर देखना कैसे नहीं याद रहते। और इनको ना, जो चीज आप आंसर लिखोगे ना, दिक्कत पता क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर सब लोग MCQ के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है, पेपर MCQ में होना है, लेकिन MCQ के चक्कर में पता है क्या हो रहा है? मान लो कोई क्वेश्चन आता है, उसका MCQ टिक मार दिया, बहुत अच्छा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, वो हो नहीं रहा, तो वो स्किप करने की कोशिश करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में हैं और आज कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उससे आप क्या करें, उससे आप बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करो, मतलब एक्सप्लोर करो, कहीं से ढूंढो वूढो, आंसर निकालो डीप डाउन। बिल्कुल कि ये कंसेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस तब होती है। ऐसे नहीं होती कि बस क्वेश्चन कर लिया, अच्छा बिल्कुल सही था मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बाकी के भी तो पता होना चाहिए, इनका रीजन भी तो पता होना चाहिए। आपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन लगाया, बाकी क्यों नहीं लगा सकते? लिखो, 2-3 बार लिखो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये है। तो जितना पेन अब चलाओगे, बाद में पेन उतना कम चलाना पड़ेगा, बस इतनी मेरी आज की बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच कैटलिस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन फॉर यूज इन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनी सॉल्व? तो फ्रेंड ध्यान दो, ये मैं बताता हूँ। फिडल क्राफ्ट की जो रिएक्शन होती है, उसमें अगर वो आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो यूज होता है, ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो फिडल क्राफ्ट की चाहे एनिसोल वाली हो, चाहे अल्कोहल वाली हो, चाहे टोलून वाली हो, चाहे सिंपल बेंजीन वाली हो, अगर फिडल क्राफ्ट नाम आ रहा है और उसमें वो कैटलिस्ट का जिक्र करे, तो वो जनरली होता है एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 और FeBr3। ये जनरली ये 3 यूज होते हैं एनहाइड्रस स्टेट में, बस। फिडल क्राफ्ट में कैटलिस्ट ही है। ओके, तो कौन सा आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, फिडल क्राफ्ट का कहीं भी नाम सुनो, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, ये यूज होता है, और इसे हम हेलोजन कैरियर के रूप में यूज करते हैं। हेलोजन कैरियर, चलो मैं करके बता रहा हूँ क्यों। बताइए तो बहुत बार है, फिर भी सुन लो एक बार और। ईथर नहीं, सुन लो इस बार। ये हमारा ईथर है, और इसके ऊपर हम फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन कर रहे हैं। एल्किलेशन में हम यूज करते हैं CH3Cl, और कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3। ओके, अब होता क्या है, यहां से पूरी कहानी सुनो। जो ये CH3Cl है, ये टूटता है। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है, CH3 तो बनाता है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल, और Cl निकलता है नेगेटिव। Cl निकलता है नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो AlCl3 या फिर FeCl3, कोई सा भी अगर होता,
तो वो Cl नेगेटिव के साथ जुड़ के बनाता है AlCl4 नेगेटिव फॉर ए टेम्परेरी टाइम, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हैलोजन कैरियर। AlCl3 को हम क्या कहते हैं, हैलोजन कैरियर। अब Cl तो इसने हटा लिया फिलहाल, तो क्या बचा, सिर्फ CH3 बचा, वो जाके इस बेंजीन पर, यहाँ चाहे कोई सा भी NaCl हो, खाली बेंजीन हो, उस पर अटैक करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए फिनल क्राफ्ट में जो AlCl3 या FeCl3 या FeBr3 अगर यूज होता है तो वो एनहाइड्रस यूज होता है, एक बात। दूसरी बात, उसे हम हैलोजन कैरियर के रूप में यूज करते हैं, और वो मैंने बता, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। रिएक्शन ऑफ एनिसोल विद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यील्ड्स व्हाट प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं एनिसोल की रिएक्शन, ये है एनिसोल, इसके रिएक्शन दो चीज के साथ करा रहे हैं वो, एक तो कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में नाइट्रिक एसिड, H2SO4 कॉन्संट्रेटेड और HNO3 इसके साथ भी करा। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये बताना है, आपको क्या बनेगा। तो फ्रेंड ध्यान दो, अगर H2SO4 के साथ HNO3 है ना, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है नाइट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाइट्रेशन। और इसमें एडिशन होता है NO2 का। किसका एडिशन होता है, NO2 का। तो NO2 बेंजीन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजीनिंग पर, और कहाँ होगा इंट्रोड्यूस, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा ऑर्थो और ये बनेगा पैरा, और इसका नाम है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, बस इतना सा इसका नाम है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है सी, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। गलती से मत लगा के आना ऑर्थो मेरा या फिर मेटा पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, फिर एक और रह गया बस 20। व्हाट इज द वन सिग्निफिकेंट यूज ऑफ डाइएथाइल ईथर मेंशन इन द सोर्सेज। ये कह रहे हैं जो भी बुक्स वगैरह थी हमारी, उसमें हम डाइएथाइल ईथर का एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या बताया गया है, एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर हैवी मशीनरी, भारी मशीनरी के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में, एज ए फ्यूल एडिटिव टू प्रिवेंट नॉकिंग, खड़खड़ाहट को रोकने के लिए ईंधन योज्य के रूप में, मतलब ईंधन के साथ मिक्स करने के रूप में, एज एन एनेस्थीसिया इन सर्जरी, सर्जरी में एक संवेदनाहारी के रूप में, एज ए कंपोनेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म, अग्निशामक फॉर्म के एक घटक के रूप में। तो जो ईथर होता है या फिर डाइथाइल ईथर की अगर हम बात करें, C2H5O, C2H5, इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है ये एज ए एनेस्थीसिया यूज होता है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या यूज होता है, एज एन एनेस्थीसिया, ओके, संवेदनाहारी या फिर निश्चेतक भी इसे कह सकता है, तो इसके रूप में यूज होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। और इसमें एक और चीज खास बताई, फ्यूल एडिटिव। तो फ्यूल एडिटिव की मैं आपको बात बता दूं फ्रेंड्स, फ्यूल एडिटिव के यूज होता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड PB, ठीक है, ये यूज होता है एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग मतलब पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ सके, पहले पुराने जमाने का कंसेप्ट था, आजकल तो वैसे प्रीमियम आ रहा है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। Besides anesthesia, diethyl ether is also used for which of the following purpose? ये कह रहा है एनेस्थीसिया से अलग, एनेस्थीसिया तो तुमने बता दिया, एनेस्थीसिया से अलग डाइथाइल ईथर और किसके लिए यूज होता है, एज ए lubricant in engine, एज ए रेफ्रिजरेंट और सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर, एज ए फर्टिलाइजर कंपोनेंट, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो जो एनेस्थीसिया से अलग डाइथाइल ईथर का यूज है वो है एज ए रेफ्रिजरेंट, शीतलक के रूप में, और कम तापमान पर विलायक के रूप में, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो जल्दी से तो इवेपोराइज हो जाता है, तो बहुत ही कम तापमान पे अगर कोई चीज हमें डिजोल्व करनी है तो उसके विलायक के रूप में यूज होता है, ठीक है। और जनरली कैसे, नॉन पोलर में, ठीक है, नॉन पोलर और पोलर वैसे दोनों को कर सकता है डिजोल्व, जनरली नॉन पोलर में, ठीक है, तो उनके लिए सॉल्वेंट के रूप में यूज हो जाता है। और एज ए रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट है, जल्दी से किसी भी चीज को वेपराइज करके उसको ठंडक दे सकता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ फ्रेंड्स ईथर वाला पूरा चैप्टर 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको बता दी, रिएक्शंस भी मैंने बता दी, बस इतना है, अपनी ओर से प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपकी इसके एक मजबूत बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से अब आपका सिलेबस चल रहा है, क्लास दिन में हो रात में हो चाहे किसी भी टाइम हो, क्लास जरूर होगी।
और पहले टॉपिक होगा फिर क्वेश्चन होगा। और ये वाला अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कंप्लीट। अब हम चलेंगे किसकी ओर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। कल से शुरू हो जाएगा, जो भी टॉपिक हो जाएगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हाथ याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय क्लास, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द लाइव सेशन। I hope it was beneficial to you all. See you next time.